Hello students, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu. This is lecture number 5th for alternating current class 12 physics. आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब AC को इंडक्टर से या फिर कैपेसिटर से या फिर रजिस्टर से पास कराया जाएगा तो उन तीनों केसेस में जो वोल्टेज और करंट है उनमें क्या रिलेशनशिप होगी। क्या वोल्टेज एंड करंट आपस में लीडिंग या लैगिंग का बिहेवियर शो करेंगे या फिर दोनों जो है एक साथ ऊपर या नीचे जाएंगे। ये सारी बातें आपको एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएंगी। फिजिकल सिग्निफिकेंस प्लस जो है इसमें जो हम डेरिवेशन देखेंगे, इसके साथ साथ आपको बताएंगे एग्जाम में जो है अभी तक किस बेसिस पर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक ज़रूरी बात, ऑल्दो हमने फेस का जो कॉन्सेप्ट है, फेजर डायग्राम, फेस जो है फेज एंगल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है। देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना फेज कॉन्सेप्ट इन एसी बाय अभिषेक साहू, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर हम जो है एक वर्ड यूज़ करेंगे। हमने कहा यहाँ पर हम एक जो वर्ड यूज़ करेंगे उसको बस ध्यान दे लेना तो आप समझ जाओगे। हमने कहा वोल्टेज और करंट सेम फेस में, क्या कहा, वोल्टेज एंड करंट सेम फेस में है। अगर हमने ये जो लाइन यूज की है कभी इस पूरे वीडियो में अगर हम यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज एंड करंट रीच मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम टाइम, है ना। अगर हमने कह दिया कि वोल्टेज और करंट सेम फेस में है, क्या बोला, अगर हमने कह दिया वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेस, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट सर्किट में सेम टाइम पर मैक्सिमम पे पहुंचते हैं और सेम टाइम पर मिनिमम पे आते हैं। अगर हमने कह दिया आपसे, अगर हमने सर्किट में लीडिंग या लैगिंग वर्ड यूज कर दिया तो सुन लो, हमने कहा बी लीड्स आई, ठीक है ना। हमने कहा कि वोल्टेज लीड्स आई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सर्किट में वोल्टेज करंट को लीड करता है। दैट मींस उस सर्किट में ऐसी सिचुएशन बनती है कि वोल्टेज जब मैक्सिमम तक पहुंच जाता है उस समय करंट मैक्सिमम तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। करंट मैक्सिमम नहीं पहुंच पाता, वो मैक्सिमम थोड़े समय के बाद पहुंचेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अगर हमने कह दिया आपसे कि करंट लीड करेगा, दैट मींस आपका जो करंट आई लीड करने का मतलब है कि उस सर्किट में कि करंट तो मैक्सिमम हो गया, करंट तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन उस समय वोल्टेज मैक्सिमम नहीं हो पाया, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे आज की इस वीडियो की पूरी टर्मिनोलॉजी है। तो आपसे अब कहा जाए कि सबसे पहले आप हेडिंग बनाएं एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है ना, कि जब एसी को प्योर रेजिस्टिव सर्किट से पास कराया जाएगा तब क्या कंडीशन बनेगी, लीडिंग एंड लैगिंग की। ऑल्दो इस चीज को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब होता है ऐसी सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टर लगा हो, ना कोई इंडक्टर ना ही किसी तरह का कैपेसिटर, ठीक है ना, ओनली रेजिस्टर। ठीक, चलिए, तो हमने क्या किया कि यहां पर जो है एक रेजिस्टर लगाया, यहां पर इस रेजिस्टर को एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया और ये रहा भाई, एक रेजिस्टर लगाया, एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया। ठीक है भाई, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वही सेम आर हो जाएगी। नाउ हमें बताना है कि जैसे हमने इसको बोला कि भाई E = V0, अच्छा, चाहे आप इसमें वर्ड यूज करो, चाहे आप इसमें टर्म यूज करो, E और V एक ही बात है। चलिए हम इसको V कर देते हैं। नाउ V = V0 sin ओमेगा t, V sin ओमेगा t, ये हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया एसी में। ठीक है, नाउ इसके बाद ही कहानी सुनो कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारा जो करंट है वो लीडिंग है या फिर लैगिंग है। हमें कैसे पता पड़ेगा कि जो आपने वोल्टेज तो दे दिया कि आपने वोल्टेज की इक्वेशन दे दी, V = V0 sin ओमेगा t। नाउ अब अगर आप करंट की इक्वेशन अगर आपकी आती है I = I0 sin ओमेगा t, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम फेस में है। सेम फेस का मतलब ओमेगा टी इज द फेस ऑफ वोल्टेज, है ना, एंड ओमेगा टी इज द फेस ऑफ करंट, ये दोनों सेम फेस में। अगर ऐसा हो जाए कि ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2 का मतलब क्या है कि ओमेगा टी वोल्टेज का फेस है
और करंट ओमेगा टी प्लस π/2 फेज में है। इसका मतलब है, फेज का मतलब हम एंगल से कहते हैं, ठीक है। आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी जहां पर हमने फेज कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, लिख देना फेज कॉन्सेप्ट बाय अभिषेक साहू, ठीक है। तो ओमेगा टी प्लस π/2 मतलब हमें ये चेक करना है अपनी इक्वेशंस में, तीनों हम जो करने वाले हैं उसमें आप चेक करोगे कि ओमेगा टी अगर ये है और ये भी ओमेगा टी आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। अदरवाइज ओमेगा टी में प्लस माइनस कुछ हो रहा है, दैट मीन्स ये ओमेगा टी फेज पर है और ये किसी और फेज पर है, ठीक है ना। तो बस इस तरह से हमें लीडिंग एंड लैगिंग का पता पड़ेगा। तो भाई यदि हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है करंट। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात कि हम जो है यहां पर बताते हैं कि I इज इक्वल टू होता है V/R, ये बताते हैं। तो भाई I इज इक्वल टू V/R होता है, दैट मीन्स I इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी अपॉन जो है आपका हो गया R, ठीक है। अब देखो ये क्या है भाई, ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज V0 क्या है, V0 इज पीक वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट, है ना। तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो देखो आपकी ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वाली, ये इक्वेशन है आपकी वोल्टेज की, ये इक्वेशन है वोल्टेज की, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है आपकी करंट की। फर्स्ट इक्वेशन में देखो ये भी ओमेगा टी फेज पर है वोल्टेज और ये भी ओमेगा टी फेज पर है करंट, तो दैट मींस वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ठीक है ना। देखो वोल्टेज आप यहां पे लिख सकते हैं, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, करंट आर इन सेम फेज, ठीक है। तो हमें पता पड़ गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट में V और I सेम फेज में होते हैं। अगर हमें जो है इसका फेजर डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। देखो यहां पर क्या हो गया भाई, ये तो अपना ये आपकी एक एक्सिस हो गई और ये आपकी दूसरी एक्सिस हो गई, ठीक है। आप इसको टाइम मान सकते हो T, और यहां पर V और I, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा, ये देखो यहां पर ये हो गया आपका V वेक्टर और ये हो गया आपका I वेक्टर। हमने आपको सारी चीजें बताई हैं, है ना। और ये आपका हो गया ओमेगा टी, समझ में आया आपको। ये जो है यहां पर आपको मिलेगी, इसको आप बोलोगे I और इसको आप बोलोगे V, ठीक है ना। यहां से यहां तक I हो गया और यहां से यहां से यहां तक V हो गया और यहां से यहां तक I हो गया, ठीक है। ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। या यहाँ पर देखो आपको एक चीज बता दें कि बी वेक्टर आई वेक्टर हमने क्यों बताया है, बिकॉज हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है सिर्फ वोल्टेज का, एसी के अंदर वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं होता है चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लोगे, करंट का मैग्नीट्यूड लोगे तो सिर्फ आपको ये पता पड़ पाया कि वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता पड़ पाएंगी कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो हम इसको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर वोल्टेज और करंट को रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी पुट वेक्टर साइन हियर, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, चलिए ये सारी चीजें हो गई, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, या आपकी जो है वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, या आपका फेज डायग्राम हो गया, फेजर डायग्राम आप इसको कह दें, ठीक है ना। अगर आप इसका साइन वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो आप जो है इसको इस तरह से दिखाओगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, देखो ये अगर आपकी वोल्टेज हो गई, V हो गई, तो देखो आप यहां पर देखोगे कि ये जो है आपकी, ये आपका जो है करंट हो गया। तो आपको यहाँ पर देखना है, जरूरी नहीं, देखो जरूरी नहीं, ये आपका V हो गया और ये आपका I हो गया। जरूरी नहीं होता कि सेम फेज का मतलब कि दोनों की सेम हाइट हो, ऐसा भी हो सकता है। जब आपने 220 ऐसा ही तो होता है, जब हम 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, 10 वोल्ट का 10 एम्पियर का करंट हमें मिला है ना, तो वोल्टेज आपका ज़्यादा है, करंट आपका कम है, लेकिन सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब कि जब वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, जब वोल्टेज 0 पर पहुंचा तो करंट भी 0 पर पहुंचा, फिर जब वोल्टेज मैक्सिमम पे पहुंचा तो फिर करंट भी मैक्सिमम पहुंच गया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपका टाइम हो गया, और ये वाली एक्सिस जो है आपकी V और I को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आई ये बात? चलिए, तो अब इसका जो है फिजिकल रीजन आपको बताएं कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट में जो है लीडिंग या लैगिंग क्यों नहीं होती है, ये दोनों सेम फेस में क्यों होते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन ये होता है
कि जब हम बात करते हैं रजिस्टर की, तो रजिस्टर सर्किट के अंदर जो है करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, किसी तरह का काउंटर करंट प्रोड्यूस नहीं करता, किसी तरह का काउंटर यानी कि ऑपोजिट करंट प्रोड्यूस नहीं करता, जो कि हमें इंडक्टर के केस में देखने को मिलता है। जब सेल्फ इंडक्शन होता है तो काउंटर करंट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से जो है करंट थोड़ा सा पीछे रह जाता है, दैट मीन्स लैग करता है। चलिए बात करते हैं उसमें। लेकिन अगर हम आपसे कहा जाए कि रजिस्टर में जो है V और I सेम फेस में क्यों रहते हैं, तो याद रखना कि जब रजिस्टर में करंट पास होता है तो रजिस्टर करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह का काउंटर करंट जनरेट नहीं करता। दैट्स व्हाई V and I आर इन सेम फेस इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी। इसके बाद जो है अपन हेडिंग बनाते हैं AC थ्रू प्योर इंडक्टिव सर्किट, है ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट। चलिए इसको हटा दें, AC थ्रू प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो अब आप हेडिंग बनाइए AC थ्रू प्योर इंडक्टिव सर्किट। दैट मींस जब हम AC को प्योर इंडक्टिव सर्किट से पास कराएंगे तो वोल्टेज और करंट लीड करेगा, लैग करेगा, क्या सिचुएशंस होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, ये बात हम जानने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर जरूरी बात ये है कि आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि प्योर इंडक्टिव सर्किट हम किससे कहते हैं। तो हमारा आंसर है कि भाई वो सर्किट जिसके अंदर केवल और केवल इंडक्टर हो, रजिस्टर ना हो, कैपेसिटर ना हो, ओनली इंडक्टर, हम उसको बोलेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। लेकिन आपको बता दें कि प्योर इंडक्टिव सर्किट पूरी तरह से हो पाना ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हर वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होती है। तो इस इंडक्टर की इंडक्टेंस के अलावा भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि ये वायर का बना हुआ है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, तब हम इस सर्किट को प्योर इंडक्टिव सर्किट कह सकते हैं। अच्छा, तो देखो हमें पता करना है कि वोल्टेज और करंट लीड करेगा या लैग करेगा। तो लेट्स हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास ये एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर में हमने AC सप्लाई दी हुई है ना, और इसका जो वोल्टेज या फिर हम बताएं EMF, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हम जो है E और V कुछ भी ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। जैसे मान लो नेक्स्ट कैपेसिटर वाले केस में हम उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज हमने कई बार पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू CV। ठीक है ना, तो हम उसको वहां पे V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता ना। तो अगर हमने कहा कि हमने जो है यहाँ पर EMF या फिर वोल्टेज अप्लाई किया, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और अगर हमारा करंट आ जाए I0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी, तो हमें पता पड़ जाएगा कि ये जो ओमेगा टी है, ये देखो E का फेस कितना बोला ओमेगा टी, I का फेस कितना ओमेगा टी, तो हमें पता पड़ जाएगा कि जो E और I है दैट मीन्स वोल्टेज और करंट सेम फेस में है। लेकिन अगर आपको 12 बता रहे हैं, लेकिन अगर जो है यहाँ पर π/2 प्लस या माइनस में हुआ, दैट मीन्स कि इसका फेस ओमेगा टी और इसका फेस ओमेगा टी प्लस माइनस π/2, दैट मीन्स यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि ये दोनों, इन दोनों का फेस अलग अलग, फेस मीन्स एंगल, इन दोनों का फेस अलग अलग है। दैट्स वाई ये दोनों लीड या लैग कर रहे होंगे। तो बस हमें चेक करना है कि E में तो फेस इतना है और करंट दैट मीन्स I में फेस कितना होगा। अगर दोनों का जो एंगल ओमेगा टी, एक का ओमेगा टी दूसरे का भी ओमेगा टी आया, तो फिर दोनों में जो है लीडिंग और लैगिंग नहीं हो रही है, अदरवाइज जो है लीडिंग और लैगिंग हो रही है। चलिए भाई, तो हमने कहा कि हमें निकालना है I दैट मीन्स करंट। तो EMF है और करंट निकालना है, ठीक है। और यहां पर रजिस्टर नहीं है, अगर रजिस्टर होता तो हम R का डिवाइड लगा देते इसमें और जो है अपने पास करंट की वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो भाई देखो किरचॉफ लॉ कैसे लगेगा, हमने इस क्लोज लूप के अंदर काम करेंगे। लेट्स हमने कह दिया A B C D A, ठीक है, और हम जो है इस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो हमने कहा इन क्लोज्ड लूप A B C D A अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0, है ना, यही कहता है, नहीं कहता एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0। तो देखो हमने कहा कि ये देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला E,
ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना E। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इंडक्टर से जब कोई करंट पास होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, बोला -L/di/dt। ठीक है, बस ये कहानी अपन को ध्यान में रखनी है। तो आपका E इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा E इज इक्वल टू L/di/dt। ठीक है ना, इसके बाद हम लिखेंगे भाई इसको E dt, इसको यहाँ भेज दो और जो है इसको अपॉन में L को यहाँ भेज दो, इज इक्वल टू di। दैट मीन्स हमें मिल गया di इज इक्वल टू E/L dt। ठीक है, चलिए तो हम एक काम कर सकते हैं कि या फिर चलो मैं आपको एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ। एक स्टेप और आगे बढ़ा के चलोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, E/L इज इक्वल टू di/dt। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो डिफरेंशियल होता है, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे, बोला ये यहाँ पे भेज दो। तो अगर आप यहाँ पे भेजते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो E/L इंटू dt इज इक्वल टू di। ठीक है ना, बस इस बात पे फोकस करना है अपन को ढंग से, बहुत अच्छे से। चलो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं। देखो E/L क्या करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, di का इंटीग्रेशन हो गया आपको, चलो सीधा लिख लें इसको, तो di इज इक्वल टू E/L और ये हो गया आपका dt। तो di इंटीग्रेट करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो di का इंटीग्रेशन करने पर ही आपको i मिलेगा। तो E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू क्या है, E0 sin ओमेगा t। अच्छा भाई, इस L को आप बाहर निकाल सकते हो, अभी निकाल लेंगे, इंटू dt। ठीक है, ये इंटीग्रेशन साइन है। I इज इक्वल टू E0 अपॉन, बिकॉज E0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, E0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वेरी नहीं करती। अगर एक साइकिल में मैक्सिमम करंट या फिर सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज 220 वोल्ट तक पहुंच सकता है तो वही 220 वोल्ट है, मैक्सिमम चेंज नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज चेंज होती हैं। L क्या है, इसकी इंडक्टेंस। ठीक है, जो कि मटेरियल पर डिपेंड करने वाली है। नाउ हमने कहा और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हमने उसको कांस्टेंट माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल होना, इंटीग्रेशन होना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए, तो I इज इक्वल टू E0/L, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होने के बाद आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, जो कि माइनस का होगा, अपॉन में आ जाएगा इसके ओमेगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जो कि माइनस का है, इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन करने के बाद dt और इंटीग्रेशन साइन हट जाता है। तो I इज इक्वल टू, ध्यान से देखने पर अपन को मिलेगा -E0/L इंटू कॉस ओमेगा टी। ध्यान से देखना, हम इसको थोड़ा सा कुछ चेंज इसके अंदर करना चाहते हैं कि I इज इक्वल टू -E0/L कॉस थीटा। ओमेगा टी क्या है, थीटा है ना, ओमेगा टी क्या है, थीटा, तो कॉस थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन। अच्छा, इंडक्टर वाला केस है तो करंट आपका लैग करेगा। अच्छा, आपको बताते हैं कैसे। देखिए, बड़ी सिंपल सी कहानी है। हमने कहा कि आप इसको लिख सकते हो, करंट लैग करेगा तो आप इसको लिखिए साइन π/2 माइनस आपका ओमेगा टी, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। अगर आप इसको सीधा करके लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा दैट E0/L, और ये आपका हो गया साइन, देखो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा तो आपका ये हो जाएगा ओमेगा टी, और ये माइनस का π/2, ओमेगा टी माइनस का π/2। ठीक है ना, चलिए भाई, नाउ बस यहाँ से हमें कुछ बातें समझ आएंगी, और हम उनको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नाउ देखिए ध्यान से, अगर आपसे कह दिया जाए कि I इज इक्वल टू, ये जो टर्म है, अगर हम इसको I0 बना दें, दैट मीन्स E0/L, हम इसको कंपेयर करते हैं I0 से, किसको, I0 से। दैट मीन्स इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, I0। ठीक है, अच्छा, तो देखो आपको ये मिल जाएगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और आपको बताएं कि ये -π/2 हमने क्यों लिया है, इसके पीछे का आपको रीज़न बताते हैं। ठीक है, तो अब देखो करंट यहाँ पर क्या हो रहा है,
करंट यहां पर क्या हो रहा है, करंट यहां पर देखो, करंट की इक्वेशन आ गई I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और वोल्टेज की जो इक्वेशन है, ईएमएफ की जो इक्वेशन, दैट इज आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छे से समझना है इसको, अच्छे से ध्यान सुनना है कि यहां पर ओमेगा टी इज द फेस ऑफ, ओमेगा टी इज द फेस ऑफ वोल्टेज, ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज द फेस ऑफ करंट। दैट मीन्स देखो इसका ओमेगा टी है, ठीक है, इसका ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू इसका मतलब है कि ये जो है करंट जो है लैग कर रहा है, दैट मीन्स पीछे रह रहा है वोल्टेज की केस से, है ना। तो आपको यहां पर समझ आएगा कि करंट, या आप यहां पे लिखोगे वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लीड्स करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहां पर एक चीज और हमें नई इंट्रोड्यूस करनी है कि अगर देखिए आप यहां पर लिखते हैं कि ई नॉट, आपने यहां पर अज्यूम किया कि ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल टू आई नॉट होता है। अच्छा, जरा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको कुछ बातें पता पड़ेंगी कि आपने ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को अगर आई नॉट लिखा हुआ है बिकॉज कंपैरिजन करने के लिए, तो आप ई नॉट अपॉन आई नॉट को ओमेगा एल लिख सकते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। अच्छा, ईएमएफ अपॉन करंट, ईएमएफ अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, ईएमएफ अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। अच्छा, तो यहां पर हमने रेजिस्टर तो यूज किया नहीं है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रुकावट। अब हमने यहां पर रेजिस्टर यूज नहीं किया, हमने यहां पर क्या यूज किया है, इंडक्टर। तो हम इसको बोलते हैं, ये देखो ये एक्सप्रेशन तो रुकावट का ही है ना, ये एक्सप्रेशन तो रेजिस्टेंस का ही है, लेकिन प्योर इंडक्टिव के केस में, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में हम इस रुकावट को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, हम इस रुकावट को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, जिसके लिए हमने अलग से टर्म बना के रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सएल, दैट इज कॉल्ड एक्सएल। ठीक है, एक्सएल को हम इस तरह से दिखाते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, ये बात समझ आती है आपको, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल क्या है, एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट वही होगी ओम, इसकी यूनिट नहीं बदलेगी, याद रखना। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, एक चीज और आपको बताते हैं, यहां पर देखिए कि अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर देखो कि करंट कितना, अच्छा देखो ये अगर आपका एक्सएल हो गया, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी में आपको मतलब जो है रिलेशन बनाना होता है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि आप जो है फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस में जो है एक ग्राफ बना के हमें शो करिए। तो देखो किस तरह से बनाओगे। अब अगर आप इसको यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो हम इसको किस तरह से करेंगे, देखो यहां से आप इसको ऊपर की साइड ले जाएं। देखो एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, थोड़ा सा कैमरे को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी ना। एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, तो आप लिख सकते हो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा का मतलब क्या, तो 2 पाई न्यू इंटू एल। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो आप देखते हो कि एक्सएल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सएल एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इनका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ को याद रखना, ग्राफ आपका 2016 और 15 में आया हुआ है, याद रखना, ठीक है ना। ये कंफर्म नहीं हुई 15 में या 16 में, लेकिन आया हुआ है आपका ग्राफ, ठीक है, बोर्ड में। तो देखो ये आपका जो है, लेट्स हमने क्या दिया, एक्सएल, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सएल आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल आपको बढ़ जाएगा, और इस चीज को हम बोलते हैं, ये आपका है इंडक्टिव रिएक्टेंस का ग्राफ, ठीक है, ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का ग्राफ है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, लीनियर रिलेशन है। तो देखिए, हम चाहे इंडक्टर के केस की बात करें या फिर कैपेसिटर केस की बात करें, हमें जो है मैथमेटिकल फॉर्म के साथ साथ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए, फिजिकल वे भी पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में करंट लैग क्यों कर रहा है और वोल्टेज लीड क्यों कर रहा है ना। तो जब हम बात करते हैं इंडक्टर की, तो इंडक्टर में समझना कि भाई देखो, जब इंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो इंडक्टर में सेल्फ इंडक्शन होती है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या, कि इसमें काउंटर करंट जनरेट हो जाता है जो कि मेन करंट को अपोज करता है।
तो जब काउंटर करंट जनरेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो करंट की वैल्यू कम करेगा, तो उस समय तक वोल्टेज मैक्सिमम तक पहुंच जाता है और करंट आपका मैक्सिमम नहीं पहुंच पाता है। तो हम बोलते हैं कि भाई वोल्टेज लीड करेगा और करंट इसका लैग करेगा। बात समझ में आती है? चलिए इसको एक और फॉर्म में समझाते हैं आपको, थोड़ा सा इसी को डेप्थ में आपको बता दें कि हमने कहा ये हमारे पास इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर के टर्न्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बहुत सारी हैं, ठीक है। जब पहली टर्न में करंट जाता है तो पहले टर्न में करंट जाएगा तो वो करंट, तो ये क्या होगा भाई, वो करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो पहले टर्न की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो सेकंड वाले टर्न में जाकर कनेक्ट होगी। अब सेकंड वाला टर्न जो चाहता है कि भाई मेरे साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो, है ना, मेरे साथ कोई भी बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आकर के ना जुड़े, तो क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड वाला टर्न इसको अपोज करने, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसको जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि भाई इंडक्टर अपने ही अंदर खुद से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट करता है जो कि मेन करंट को अपोज करता है। दैट्स व्हाई हम बार बार कह सकते हैं कि इंडक्टर केस में वोल्टेज लीड करेगा और आपका करंट लैग करेगा। आई होप आपको ये मेरी बात क्लियर हो पा रही होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नाउ इसको हटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स अभी आप हेडिंग बनाए व्हाट इफ एसी पासेस थ्रू प्योर कैपेसिटिव सर्किट, है ना, तो करंट लीड करेगा लैग करेगा, इस चीज को अपन समझेंगे विद फिजिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि कैपेसिटर किसको अलाउ करेगा और किसको ब्लॉक करेगा। दैट मीन्स कैपेसिटर क्या एसी को अलाउ करेगा या फिर डीसी को अलाउ करेगा, है ना। अलाउ करने का मतलब है कि कैपेसिटर में से कौन सा करंट पास हो सकता है, ठीक है। चलिए भाई, तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर हमने लगा दिए, एक को कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ और एक को कनेक्ट कर दिया डीसी सोर्स के साथ, है ना, डीसी सोर्स के साथ, जिसको हम बैटरी भी कहते हैं, है ना, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। चलिए भाई, तो देखिए हम सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं बैटरी के केस के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लो ये हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल ने कैपेसिटर की ये वाली प्लेट को यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भेज के जो है चार्ज कर दिया, ठीक है, और उसने नेगेटिव चार्ज भेज के इसको चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब कि इनिशियली कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो इनिशियली तो करंट का फ्लो हुआ, लेकिन एक बार जब इस पर सफिशिएंट क्वांटिटी में चार्ज एक्यूमुलेट हो गए इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर, तो हम देखेंगे कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट है कैपेसिटर की अब और ज्यादा चार्जेस यहाँ से यहाँ नहीं आने देती है ना, इसको रिपेल करती है। समझ गए? तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है इसके चार्ज को रिपेल करेगी और किसी भी तरह का जो चार्ज का फ्लो है वो नहीं होने देगी। तो डीसी में क्या होता है कि जब आप कैपेसिटर को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो तो इनिशियली कुछ करंट फ्लो, इनिशियली बहुत छोटे से टाइम के लिए करंट फ्लो होता है, बट आफ्टर सम टाइम जब प्लेट्स पूरी तरह से चार्ज हो जाती हैं तो फिर वो करंट को ब्लॉक कर देती हैं ड्यू टू इट्स रिपल्सन फोर्स, ठीक है ना। और तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई डीसी में दैट मींस कैपेसिटर ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट, कैपेसिटर का डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है, ठीक है ना, ब्लॉक करता है, खुद में से पास नहीं होने देता। चलिए, जबकि हम बात करते हैं एसी के लिए, तो यहां पर आप जानते हो कि एसी में दो साइकिल होती हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल, ठीक है। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है और इस साइड जो है नेगेटिव पोलैरिटी होगी। चलिए, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इसने इसको पॉजिटिव चार्ज बनाया और इसको बनाया नेगेटिव चार्ज, इसको बनाया नेगेटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा कि सेकंड हाफ साइकिल में ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव और ये वाली जो साइड है वो बन जाएगी आपकी नेगेटिव। तो इसके कारण क्या होगा कि भाई इसके पॉजिटिव जो चार्ज हुआ था इसके पास वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, वो सारा का सारा इस साइड आ जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है ना। दैट मींस चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है। तो सेकंड हाफ साइकिल में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया। दैट मीन्स ये चार्जेस यहाँ पर आए, फिर अगली बार ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया, तो सारे चार्जेस यहाँ पर वापस से चले गए। फिर अगली हाफ साइकिल में ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, तो सारे के सारे चार्जेस यहाँ पर फिर से फ्लो करने लगे। तो चार्जेस जैसे ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बनता है तो सारे के सारे चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस वो यहाँ फ्लो करते हैं,
फिर जैसे ही इसको पॉजिटिव बनाया जाता है, इसको नेगेटिव अदर हाफ साइकिल में, तो जो है ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वापस से यहाँ घूमते हैं। तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो इस तरह से कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि एसी में जो चार्जेस का फ्लो है वो कंटिन्यूस होता रहता है इवन थ्रू द कैपेसिटर। समझ गए? तो कैपेसिटर अलाउज एसी बट ब्लॉक्स डीसी। तो आपको उसका रीजन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि फेज के कॉन्सेप्ट में क्या बात इसमें बनने वाली है। ठीक है, तो देखो हमने बना दिया यहाँ पर एक कैपेसिटर और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ। ठीक है, चलिए भाई, तो हमने कहा कि इसमें जो वोल्टेज सप्लाई की जा रही है उसकी इक्वेशन लिखेंगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए इसके बाद हम करंट को चेक करना चाहते हैं कि करंट में क्या इक्वेशन बनने वाली है। तो देखो हमने V निकाल दिया, अब हम I को निकालना चाहते हैं। अगर यहाँ पर ओमेगा टी है और करंट में भी ओमेगा टी आ गया तो अच्छी बात है, दोनों सेम फेज में। लेकिन अगर ओमेगा टी के साथ π/2 या पाई या कुछ भी इस तरह का जुड़ा तो हम यहाँ से बता देंगे कि करंट और वोल्टेज आपस में लीड या फिर लैग करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। चलिए भाई, तो यहाँ पर अगर कैपेसिटिव सर्किट के केस में V दिया हुआ है और हमें जो है V दिया हुआ है और हमें I निकालना है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है dq बाय dt, I इज इक्वल टू dq बाय dt। ठीक है, तो I इज इक्वल टू d बाय dt। Q को हम क्या लिखते हैं? CV। कैपेसिटर के केस में चार्ज को हम क्या लिखते हैं? Q इज इक्वल टू CV। चलिए भाई, तो I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा d बाय dt ऑफ C। V को आप लिख सकते हो V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए भैया आपने लिख दिया। इसके बाद आप देखते हो कि अगर आपको I निकालना है, करंट निकालना है, तो आपको इसका d बाई डी टी का मतलब क्या? तो डिफरेंशियल, तो आपको इसका डिफरेंशियल करना होगा। तो I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ। अच्छा, अब आप इसमें से कुछ चीजें बाहर निकाल देंगे, दैट मीन C V नॉट ये बाहर आ गया, उसके बाद अंदर बचता है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। इसका आपको करना है डिफरेंशियल, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू सी वी नॉट और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल होता है कॉस ओमेगा टी इंटू, देखो साइन ओमेगा टी का तो होगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, चेन रूल। तो I इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको हमने सीधा करके इसको सीक्वेंस में लिख दिया। ठीक है ना। चलिए भाई, I इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा, क्या हम कॉस ओमेगा टी को ऐसा लिख सकते हैं? कॉस थीटा है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस थीटा, या फिर चलिए तो हम इसको लिख देंगे ओमेगा टी प्लस π/2, साइन 90 प्लस थीटा या फिर साइन थीटा प्लस 90। ठीक है ना। तो हम इसको कॉस को साइन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। साइन के फॉर्म में क्यों? कि ये क्वेश्चन साइन में है तो हमें इसको भी साइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने लिखा ऑल्सो, यहाँ से हम क्या करेंगे कि जैसे इसमें V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है, वैसे हम इसको I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बनाना चाहते हैं। तो हमने इसको कंपेयर किया और हमने इसको लिख दिया ओमेगा सी वी नॉट इज इक्वल टू, हमने इसको बना दिया आई नॉट। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखते हैं वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। वी नॉट अपॉन आई नॉट क्या होता है भाई? वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है? आप बोलोगे रेजिस्टेंस। लेकिन प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जब रेजिस्टर हमने यूज नहीं किया तो हम रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस के नाम से नहीं जानते, हम इसको कैपेसिटेंस, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम जानते हैं। किससे नाम जानते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से। और हम इसको लिखते हैं भाई, जैसे ये 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लिखेंगे वेयर एक्स सी इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट भी सेम होगी जो आपकी रेजिस्टेंस की होती है, ओम। ठीक है, ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हमने इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर, अगर आप ये लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो हम इन वैल्यूज को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, तो यहां से हमें कुछ बातें समझ में आती हैं, और वो क्या है भाई
इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को देखो, है ना, ये आपकी थर्ड इक्वेशन और आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि ये केवल ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इंडक्टर के केस में था ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इस केस में क्या है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना। अच्छा, हमने पिछले वाले केस में फेजर डायग्राम छोड़ दिया, है ना। चलिए तो फेजर डायग्राम भी इसका बनाते हैं। तो आपका ये हो गया, ये बन गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट लीड्स। देखो इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू पे, ये आपका ओमेगा टी पे, तो करंट लीड्स वोल्टेज। अच्छा, अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो आपको ये बात कैपेसिटिव रिएक्टेंस वगैरह समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो इसका फेजर डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से। देखो ये आपका टाइम हो गया। चलिए तो देखो ये अगर आपका हो गया B, ये अगर आपका हो गया, चलिए इसको बनाते हैं, ये अगर आपका हो गया D, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स V वेक्टर, ठीक है। और ये जो V है वो है आपका ओमेगा टी पर, कहां पर है ओमेगा टी पर। तो I कहां पर है ओमेगा टी में 90 और ऐड कर दो, तो ये रहा आपके पास, ये पूरा 90 डिग्री आपने ऐड कर दिया, 90 दैट मीन्स पाई बाई टू आपने ऐड कर दिया, तो ये आपके पास I आ गया। ये आपका V नॉट हो जाएगा, ये आपका I नॉट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। तो ये इसका फेज डायग्राम हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि आपका कैपेसिटर केस में क्या कंडीशन बनेगी कि ये हमारे पास अगर वोल्टेज है, ठीक है, ये अगर हमारे पास वोल्टेज है V, तो करंट देखो, करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है और हमने आपको फेज वाले उसमें बताया हुआ था सारी चीज़ें, ठीक है ना। क्या करोगे तो ये 90 डिग्री आगे चल रहा है ना, दैट मीन्स करंट आपका 90 डिग्री आगे चल रहा है। देखो जब वोल्टेज जीरो है तो करंट आपका पहले से मैक्सिमम पर है, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट आपका मैक्सिमम पर, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह से इसमें 90 डिग्री का फेस आ जाता है, ठीक है। देखो ये हमारी हो गई करंट वाली लाइन, ठीक, ये आपका टाइम टी हो गया और ये आपका B और I हो गया, ठीक है। तो ये आपका किसके लिए हो गया, ये आपका हो गया कैपेसिटिव सर्किट के लिए, ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए इतना हो गया। अगर हम जो है आपको ड्रॉ करते हैं, चलिए इसको हटा दें, चलिए अगर हम जो है ड्रॉ करते हैं तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा देखिए, अब फेजर डायग्राम इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट अगर हमें बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, जो हम मिस कर गए थे, हमने बना नहीं पाया ना। देखो तो ये रहा अगर आपका वोल्टेज V वेक्टर, दैट मीन्स इसको क्या बोलोगे, ये फेजर है, ठीक है ना। चलिए अब क्या हुआ कि वोल्टेज अगर ओमेगा टी पर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में क्या होता है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू पर करंट होता है। तो ये रहा आपका करंट, इसको आप नाम दिया I वेक्टर, मतलब ये क्या है फेजर है, फेजर, इसका नाम क्या I वेक्टर। कितना डिफरेंस है, बोला पाई बाई टू, तो पाई बाई टू आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका V क्लॉकवाइज और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या बोलोगे कि यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना, क्लॉकवाइज ओमेगा टी पॉजिटिव ले लिया, क्या बोला मैंने, ओमेगा टी आपका एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव लेते हो, पाई बाई टू आपका क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को हमेशा नेगेटिव लेंगे इन केस ऑफ फेजर, दिस काइंड ऑफ फेजर, ठीक है ना। चलिए भाई ये कंडीशन आपकी बनी। अगर हमें बनाना है साइन वेव डायग्राम तो कैसे बनाते हैं, तो याद रखो साइन वेव डायग्राम के लिए अगर ये हो गया आपका वोल्टेज, ये हो गया अगर आपका वोल्टेज, ठीक है ना। चलिए ये आपका वोल्टेज V, इस पॉइंट पे V नॉट दिखा रहे हो आप, ये आपकी वोल्टेज वाली लाइन है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या बोला, ये आपका पाई बाई टू, ये आपका पाई बाई टू, ये आपका पाई, ये 3 पाई बाई टू, ठीक है, और ये आपका 2 पाई, ठीक। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें करंट लैग कर रहा है, करंट पाई बाई टू पीछे चल रहा है, करंट पाई बाई टू पीछे चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो करंट हमने पाई बाई टू नीचे से स्टार्ट किया और ये पीछे चल रहा है और ये आपका इस तरह से जाएगा। अब देखो पाई बाई टू का डिफरेंस आ गया कि भाई जिस समय ये मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम पर है तो करंट उस समय मिनिमम पर टच कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है चीज़ें स्टार्ट होती चली जाएंगी और जो है देखो जिस समय ये आपका मिनिमम है वोल्टेज मिनिमम, उस समय करंट मैक्सिमम है। बस उसमें जो हमने डिफरेंस लेकर के आ गए, डिफरेंस कितने का, आपका डिफरेंस आ गया आपका पाई बाई टू का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो। चलिए भाई, तो ये आपका साइन वेव डायग्राम किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका इंडक्टिव सर्किट के लिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, ठीक है। चलिए एक चीज और,
अगर ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ग्राफ के लिए, है ना, तो ग्राफ अगर हम जो है किसके लिए बनाते हैं, ग्राफ यदि हम बनाते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट और फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ग्राफ आपका इस तरह का बनेगा। ये आपका न्यू हो गया, ये आपका एक्स एल हो गया, ये हमने कुछ इस तरह का बनाया हुआ था, बिकॉज हमने पढ़ा था एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू एल, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। तो आप यहाँ से देखेंगे कि एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जबकि अगर हम बात करें कि ग्राफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए बनाना हो, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए, तो देखो एक्स सी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है 1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। तो हम यहाँ से देख पाते हैं कि भाई एक्स सी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाओगे, इस तरह से देख लो कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये इनवर्स रिलेशन को शो करता है ना, कि आप न्यू बढ़ाओगे तो एक्स सी धीरे धीरे आपकी कम होती चली जाएगी और कहाँ तक पहुँचेगा, ये इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये आपका ये ग्राफ पूछे जाते हैं भाई, ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए, ये आपके प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें बोर्ड में जो है एक आध बार अगर क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है, तो वो कैसे आएगा। देखो आपको पता है कि क्वेश्चन जो है LCR सर्किट से पूछे जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, पावर फैक्टर से पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें से प्योर सर्किट वाले में से क्वेश्चन आपका कम पूछा जाता है। लेकिन अगर आता है तो वो किस तरह से आएगा, जरा इस पे भी नजर मार लेते हैं, ठीक है। नाउ आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि लेट से हमारे पास जो है अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एन अल्टरनेटिंग EMF ऑफ E इज इक्वल टू 220 sin पाई टी, है ना, इज सप्लाई टू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 1 अपॉन पाई, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ AC, रीडिंग इन अ मीटर, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो 2 क्वेश्चन भी कराए हम आपको, 3 क्वेश्चन भी कराए, उससे कोई कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा उसमें। बस आपको चीज़ समझने वाली है वो बस यही है कि आप जो है गिवन वैल्यूज को समझ जाए, पहचान जाए ना। तो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी कि आपको दिया हुआ है एक इंडक्टर, ठीक है, ये हमने लगा दिया इस तरह से इंडक्टर और इसको कनेक्ट कर दिया AC से, ठीक है। अब AC का EMF कितना दिया हुआ है भाई, E इज इक्वल टू, ये होता है E0 साइन ओमेगा टी, E0 साइन ओमेगा टी, वैल्यूज को पहचानो, E इज इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है 220 साइन ओमेगा की जगह क्या लिखना है, ओमेगा की जगह लिखना है 100 पाई, और ये हो गया आपका टी। तो आप समझ सकते हो कि E0 की जो वैल्यू दी हुई है इसमें, देखो कंपेयर कर लो, E0 की जो वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट E0 की वैल्यू हो गई, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू देखो, ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या दी हुई, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है आपको 100 पाई, ठीक है। अच्छा, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, बोला 1 अपॉन पाई, इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है आपको 1 अपॉन पाई। चलिए नाउ ध्यान से देखना आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए क्या होता है भाई, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इंडक्टेंस के केस में करंट लैग करता है तो क्या बोलोगे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो देखो हमें I0 पता है, क्या हमें I0 पता है, बोला नहीं पता। तो I0 कैसे निकालोगे, बोला I0 का मतलब क्या होता है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आपका वोल्टेज अपॉन जो भी उसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या नाम दिया, बोला I0 निकालना, तो E0 अपॉन जो भी रेजिस्टेंस। अब हम समझते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में रेजिस्टेंस नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इंडक्टर के केस में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, XL, ठीक है ना। तो I0 इज इक्वल टू E0 XL का मतलब क्या है, 2 पाई न्यू इंटू L, 2 पाई न्यू इंटू L। XL को क्या लिख सकते हैं भाई, देखो ना, XL को हम ऐसा नहीं लिख सकते, ओमेगा इंटू, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, XL को हमने लिख सकते हैं ओमेगा L, तो ये आपका हो गया ओमेगा L। तो I0 इज इक्वल टू आपका E0 अपॉन ओमेगा को लिख दिया 2 पाई न्यू इंटू L। तो I0 इज इक्वल टू, E0 की वैल्यू क्या है 220 और 2 पाई इंटू न्यू का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ओमेगा की डायरेक्ट वैल्यू भी अपन रख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, डायरेक्ट ही पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है आपकी 100 पाई,
तो आपने लिखा है यहाँ पे 100 पाई, एल की वैल्यू आपको दी हुई है 1/पाई, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई नॉट इज इक्वल टू आपका आएगा 220/100, 220/100, तो आपका जो आंसर आ गया वो हो गया 2.2 एम्पियर। ठीक है, ये आपकी आई नॉट की वैल्यू हो गई। तो आप यहाँ से लिख सकते हो आई इज इक्वल टू 2.2 इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू क्या है 100 पाई इंटू टी माइनस पाई/2, ये आपकी आ गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, उसको बना दो इक्वेशन सेकंड, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई। ये आपकी पीक वैल्यू, पीक वैल्यू का मतलब क्या आई नॉट, पीक वैल्यू का मतलब क्या आई नॉट। अच्छा, रीडिंग इन एमीटर, रीडिंग इन एमीटर थर्ड पॉइंट कि भाई एमीटर में कितनी रीडिंग होगी, तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, यहाँ पर आप देखो रीडिंग एमीटर क्या बताता है, एमीटर बताता है आपकी आरएमएस वैल्यू, तो आई आरएमएस क्या होता है, आई नॉट का मैं √2 का डिवाइड लगा दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा आई आर एम एस। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, आप देखते हो कि आई नॉट कितना दिया हो 2.2 अपॉन जो है √2, आई आर एम एस 2.2 अपॉन डिवाइड कर देना 1.75 का, तो आपका ये आपका जो है 1.5 कुछ आ जाएगा, है ना। तो ये इसका एम्पियर में आंसर हो जाएगा, डिवाइड कर लेना 1.73 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका ये क्या निकल के आ गई, क्योंकि मीटर जो है आरएमएस वैल्यू शो करता है ना। चलिए भाई ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब मान लो कि आपको जो है ना कैपेसिटर वाला क्वेश्चन दिया होता तो उसमें क्या लिख के देता आपको, ये तो लिख के दे गई, ठीक है। उसके बाद जो है कैपेसिटर केस में आप ओमेगा टी प्लस पाई/2 लगाओगे, ओमेगा टी प्लस पाई/2 लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आई नॉट की जगह क्या लिखते एक्स सी की वैल्यू क्या होती है 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा सी आपका ऊपर पहुंचा। तो आई होप आपको जो है इस तरह क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, ठीक है, रेडियो ट्यूनिंग और जो है बहुत सारी ज़बरदस्त और शानदार चीज़ें। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, वो लोग करके बैठे हुए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपने एक बार भी नहीं किया अभी तक चैनल को शेयर तो ज़रूर करना, है ना, क्योंकि आपका एक शेयर इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।